सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है न्यूक्लियस केम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो ये लेक्चर सेकंड है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेक्चर वन में मैंने ये बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लास 11th में किस सीक्वेंस से पढ़ा जाए, कौन कौन से चैप्टर कब पढ़े जाएंगे। और ये लेक्चर सेकंड है जहाँ पे हम लोग बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करने वाले हैं। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होगा और एडवांस तक की बातें भी होंगी। तो यहाँ पर ये लेक्चर क्लास 11th में जो बच्चे हैं, इस समय 10th से 11th में गए हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिरकार होती क्या है। तो बेसिकली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स। मतलब कार्बन की स्टडी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। कार्बन के जो भी रिएक्शंस हैं, कार्बन जो भी कंपाउंड बनाता है, उनके जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, properties, composition, reaction and synthesis of carbon based compounds. Okay, तो ड्यू टू इट्स वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जैसा कि आपको पता है कार्बन टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए ढेर सारे कंपाउंड्स कार्बन के बनते हैं और जिसके चलते एक अलग ब्रांच बना दी गई है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कार्बन स्पेशल इसीलिए है क्योंकि उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है और उसकी क्या है? टेट्रावैलेंसी है। क्या है बच्चों? टेट्रावैलेंसी है। ठीक है, इट इज़ अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड। नाउ कार्बन के अगर हम लोग बात करें तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो हमारे डेली लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम लोग जो पेट्रोल यूज़ करते हैं वो एक हाइड्रोकार्बन है और वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे ह्यूमन बॉडी में भी है, जैसे कि रेटिनॉल, जो कि हमारे आँखों में जो विज़न का काम करता है, रेटिनॉल जिसके जिसके चलते हम लोग देख पाते हैं, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कोई भी हमको काम करना होता है, कोई भी चीज़ उठानी होती है या रनिंग करनी होती है, वॉकिंग करनी होती है, तो ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो ग्लूकोज भी क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके रियल लाइफ से भी रिलेटेड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ये हमने थोड़ी सी बातचीत करी है। अब आपको यहाँ पे दो साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपके कोर्स में दिया हुआ है। पहली बात तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने डेवलपिंग फेज़ में था, 1815 या 18th सेंचुरी के अराउंड अगर हम बात करें, तो वहाँ पे साइंटिस्ट हुआ करते थे बर्जीलियस, जॉन जेकब बर्जीलियस। तो जॉन जेकब बर्जीलियस ने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही प्रोड्यूस हो सकते हैं या बन सकते हैं, और इनको लैब्स में नहीं बनाया जा सकता। यस, बर्जीलियस ने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और ये इन्होंने ये बताया था वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू मिस्टीरियस फोर्सेस, जिसको ये वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिए थे। लेकिन कुछ समय बाद एक और साइंटिस्ट आए 1828 में, फ्रेडरिक वोलर। तो वोलर क्या कर रहे थे? वोलर ने लैब्स में एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया था। उन्होंने क्या किया था? अमोनियम साइनेट को हीट किया था, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया लैब में, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो यहाँ से बर्जीलियस की थ्योरी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई, और वोलर ने ये प्रूफ कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा लैब्स में भी बनाया जा सकता है, और तभी से ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाने लगे, और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसी की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेडरिक वोलर ने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब्स
और पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बनाया था वो यूरिया था। ठीक है, यूरिया का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो इट इज़ NH2CO NH2। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर? चलो, अब हम लोगों ने ये एवरीडे एग्जांपल की बात कर ही ली थी। पेट्रोल के बारे में आपको मैंने बताया था, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। परफ्यूम इंडस्ट्री में हम लोग एस्टर्स का यूज़ करते हैं, वो भी एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे बिल्कुल आपको बेसिक बताया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है। अब हम लोग सबसे मेन इंग्रेडिएंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि है कार्बन, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो कार्बन क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर आपसे कोई पूछेगा तो कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछेगा तो यू हैव टू टेल 1s2 2s2 2p2। ठीक है, और कार्बन एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ओके, ग्राउंड स्टेट में अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम से देखेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन आपके ग्राउंड स्टेट में दिया गया है, जहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं। वहीं अगर हम लोग कार्बन एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं तो ये जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है ये 2p के एक खाली ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसके चलते हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग मिल जाते हैं। ठीक है, ये बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कार्बन जो है वो शेयर करता है, कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है इसी के चलते। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि कार्बन के जो टेट्रा वैलेंसी है या वैलेंसी जो 4 है वो कैसे है और उसके पास कितने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये जो हमारा हाइड्रोजन है उसके कुछ आइसोटोप्स हो गए, जैसे ड्यूटेरियम या ट्रिटियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे क्या होते हैं? ये मोनोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, मोनोवैलेंट एटम होते हैं और ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीजन एंड सल्फर यूजुअली बाइवेलेंट होते हैं, मतलब वो 2 बॉन्ड बनाते हैं यूजुअली। वैसे सल्फर 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 6 बॉन्ड तक भी बनाता है, लेकिन अगर हम लोग जनरली बात करें तो ये 2 बॉन्ड बनाता है। उसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन इज ट्राईवेलेंट कंपाउंड, जो कि 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। कार्बन हमने पीछे देख रखा है, इज अ टेट्रावेलेंट और ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये इम्पोर्टेंट आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि कौन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, क्योंकि आगे ये बेसिक चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे कि कौन कितने बॉन्ड्स बनाता है। नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी आपको शो किया है। कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में, और ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। और हाइड्रोजन आपको ऊपर बताया था वो एक बॉन्ड बनाता है। ये देखिए आप, हर एक हाइड्रोजन एटम एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन से। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है और बाकी सारे हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन से। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन मेथड हो गया और यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया बेसिकली कौन कौन से एटम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को? 2-3 स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन का पूछता है, जैसे डैश फार्मूला हो गया, कंडेंस्ड फार्मूला हो गया और बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग डैश स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि डैश फार्मूला में कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि डैश हम बोलते हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डैश इसको कहते हैं।
इसको सिंगल बॉन्ड कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वन सिंगल डैश इज इक्वल्स टू सिंगल बॉन्ड। अगर यही 2 डैश हो जाएंगे तो इट इज़ डबल बॉन्ड, और यही 3 डैश हो जाएंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मीथेन है, यहाँ पे आप देखिए ये एक क्या है, डैश फार्मूला है। किसका? मीथेन का। क्या है ये? डैश फार्मूला। क्यों इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर भी कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हर एक एटम के जितने भी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं या वो दिखाए जाते हैं। जैसे कि कार्बन के 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं तो कार्बन के चारों बॉन्ड यहाँ पे दिखाए गए हैं। हाइड्रोजन का एक बॉन्ड होता है तो हाइड्रोजन का एक बॉन्ड भी दिखाया गया है। इसीलिए इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर इसको हम डैश स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सिमिलरली इथीन का एग्जांपल है। इथीन में यहाँ पे देखिए, ये अभी आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपको क्लियर हो जाएगा इथीन किसको कहते हैं, मीथीन कैसे फॉर्म होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। फिलहाल आप इतना तो बेसिक आप पिछले क्लास में पढ़े ही होंगे, क्लास 10th में, मीथेन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको बस ये बताया जा रहा है कि अगर डैश स्ट्रक्चर के फॉर्म में मीथेन पूछे तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉर्म करना है जो यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हर बॉन्ड को आपको शो करना होता है, किसमें? डैश स्ट्रक्चर में, तभी इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब कंडेंस्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर मतलब क्या है? जैसा कि नाम ही बता रहा है, आपको कुछ चीज़ें कंडेंस करनी, मतलब सारी चीज़ें शो नहीं करनी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को शो करना है, ठीक है। दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड यहाँ पे शो नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ईथेन में ये सिंगल बॉन्डेड है लेकिन यहाँ पे शो नहीं किया गया है, और जो भी आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं वो सब स्क्रिप्ट में शो करे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन को अलग अलग बॉन्ड में ना दिखा करके सब स्क्रिप्ट में लिख दिया गया है। सिमिलरली इथीन की अगर हम बात करें, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे शो करा गया है और हाइड्रोजन जो आइडेंटिकल हैं वो सबस्क्रिप्ट में लिख दिया गया है। इथाइन में जैसा कि पता है आपको ट्रिपल बॉन्ड है वो भी शो किया गया है और हाइड्रोजन को साइड में लिख दिया गया है। सिमिलरली मिथेनॉल। तो ये हमारा क्या हो गया? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपको सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शो करना है, और बाकी जितने भी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट में लिख देना है, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ज़्यादातर कंपाउंड्स या क्वेश्चंस में आपको यही स्ट्रक्चर दिया जाता है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? वो भी सिंपल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? जिगजैग लाइंस बनाई जाती है। जिगजैग लाइंस क्या होती है? जैसे ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा, ये जिगजैग होता है। ये जिगजैग लाइन बनाई जाती है। इन जिगजैग लाइंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। एक सिंगल लाइन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, पीछे पढ़ा था। डबल मीन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो क्लियर हो गया। बट ये जो जंक्शन पॉइंट्स हैं इसके, इन जिगजैग लाइंस के जो भी जंक्शन पॉइंट है, इसको क्या कहा जाता है? ये जिगजैग लाइंस के जंक्शन पॉइंट को कार्बन कहते हैं। जितने भी जंक्शन पॉइंट आते हैं ये कार्बन कहलाता है, ये कार्बन कहलाता है, ये कार्बन कहलाता है। और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये क्या है? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन एंड एंडिंग रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स कैरिंग अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। ये सारी बात हो गई। थोड़ी सी इसमें जानकारी आपको और दे सकते हैं हम। जैसे ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है, इसको कहते हैं, ये देखिए ये स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर बना है। ये बेसिकली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ जहाँ पे आपके एंड पॉइंट्स हैं या इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन ऐसे कर सकते हैं कि ऑलवेज ड्रॉ कार्बन कार्बन बॉन्ड बाय अ लाइन। मतलब अगर आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना है, ये एग्जांपल में आप देखते जाइए।
अगर आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना है तो आपको लाइन से रिप्रेजेंट करना होगा। ये देखिए लाइन से रिप्रेजेंट किया है। नेवर शो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि हम लोग डैश फॉर्मेट में करते आ रहे थे, वहाँ पे हम लोग ने कार्बन हाइड्रोजन को ऐसे शो करा हुआ था, बट यहाँ पे ऐसा शो नहीं करा जाएगा। कहाँ पे? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। बॉन्ड लाइन में स्ट्रक्चर में ऐसे शो नहीं करा जाएगा, ठीक है। नेवर शो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, आप देख लीजिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को शो नहीं किया गया है। ड्रॉ ऑल बॉन्ड्स अदर देन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा सारे बॉन्ड्स आपको बनाने हैं। सिमिलरली देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोगों ने इस तरह शो किया गया है। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। अच्छा, आप लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या हम इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते? अगर आपने स्ट्रेट लाइन बनाया तो ये एंड्स पे सिर्फ 2 कार्बन होंगे, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में आपको 3 कार्बन दिए हुए हैं, तो 3 कार्बन के लिए आपको इंटरसेक्शन या फिर आपको एक तरीके से कॉर्नर बनाना ही पड़ेगा, तभी आप 3 कार्बन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको। ये बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है अलॉन्ग विथ OH ग्रुप, इसको अल्कोहल कहते हैं। ये एक फंक्शनल ग्रुप है। बॉन्ड लाइन फार्मूला में आपने रिप्रेजेंट करा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये OH ग्रुप, ठीक है। सिमिलरली आप ये वाला भी देखिए एग्जांपल, यहाँ पे कार्बन जुड़े हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पे 4 कार्बन्स हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये इस तरीके का एक मर्सिडीज सिंबल का स्ट्रक्चर फॉर्म किया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आपको साइक्लिक में भी देखना है, जितने भी कार्बन हैं उतने कार्बन को इस तरीके से लाइन फॉर्मेट में शो करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आई होप ये सारा चीज़ आप नोट कर रहे होंगे अपनी कॉपी में। अब हम लोग 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। 3D रिप्रेजेंटेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि अगर हम लोगों को 2D प्लेन में या 2D कॉपी में जो हमारे है इसमें अगर हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि 3D का होता है उसको रिप्रेजेंट करना होगा तो हमको 3D स्ट्रक्चर ड्राइंग आनी चाहिए 2D में। उसी लिए यहाँ पे एक कुछ कन्वेंशंस बनाए गए हैं केमिस्ट्री में, जहाँ पे नॉर्मल लाइन को बताया जाता है कि वो सारे ग्रुप्स प्लेन पे लाई करते हैं, प्लेन ऑफ द पेपर। अगर ये लाइन आपको मेंशन्ड है, अगर आपको सॉलिड वेज लाइन मेंशन्ड है जो कि इस तरीके से है, तो इसका मतलब होता है कि जो बॉन्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब आपके कॉपी के प्लेन के बाहर है, लेकिन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और जो ऑब्जर्व कर रहा है उस मॉलिक्यूल को उसके तरफ है, मतलब आपके तरफ ये बॉन्ड होगा अगर सॉलिड वेज होगा। और डैश वेज का मतलब क्या होता है? डैश वेज कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, इसका मतलब है वो पेपर के तो बाहर है बॉन्ड, लेकिन इट इज़ अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब ये दूसरी तरफ जा रहा होगा आपके। तो ये देखिए इस तरीके से दिखाया जाता है एक मीथेन मॉलिक्यूल जो कि इस तरीके से टेट्राहेड्रल फॉर्मेट में है। ये ज्योमेट्री भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में देखी जाएगी, आपको बढ़ाई जाएगी। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझिए कि इस तरीके से मीथेन मॉलिक्यूल को 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे ये दोनों सिंगल लाइन का मतलब ये है कि ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन में है। ये डैश्ड का मतलब क्या है? ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, आउट ऑफ द प्लेन। और ये सॉलिड वेज का मतलब क्या है? ये बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन है लेकिन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये एक 3D मॉलिक्यूल आप मीथेन का देख सकते हैं, यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने देखा, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर था। एक बार जल्दी से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, कैसे कैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो शुरुआत में आप लोगों को बताया था मैंने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, उसके क्या क्या यूजेज होते हैं। कुछ बातें हम लोगों ने साइंटिस्ट की करी थी, उनके थ्योरी और रिसर्च वर्क के बारे में किया था, बर्ज़िलियस और वोलर से। वोलर की मदद से ही आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ही।
फिर हम लोगों ने कार्बन की कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी थी, इम्पोर्टेंट। उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, वो एक्साइटेड स्टेट में कैसे रहता है, उसके पास कितने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि शेयर करके वो बॉन्ड बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसके कुछ रिप्रेजेंटेशन देखे थे कि हर एटम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, अलॉन्ग विथ वेरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें कि पहला हम लोगों ने डैश स्ट्रक्चर देखा था, फिर हम लोगों ने कंडेंस स्ट्रक्चर देखा था, और थर्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी देखा था। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। साथ ही साथ हम लोगों ने 3D रिप्रेजेंटेशन लास्ट में देखा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कैसे होता है। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं यही कहूँगा कि मेरे जो भी लेक्चर्स हैं उसके नोट आप एक ही कॉपी में करिएगा और क्वेश्चंस भी उसी कॉपी में होंगे, ताकि आपको लास्ट मिनट में जब एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करना हो तो आपकी एक कॉपी रहेगी जिससे आप सारा कुछ रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। ये पहला लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट अगर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू आस्क दैट डाउट इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उस डाउट का ज़रूर आंसर दूंगा। और सेकेंड लेक्चर अब आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स का। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग विद अस, सब्सक्राइब टू द चैनल न्यूक्लियस केम अकेडमी, योर पाथवे टू सक्सेस। थैंक यू।